Brought to you by Bank of India. नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लिलन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी या कोई और ज़रूरत का सामान हो या छोटे कारोबारी को जब भी कर्ज की ज़रूरत होती है तो नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी NBFC फटाफट लोन देने के लिए तैयार रहती हैं। लेकिन धड़ल्ले से लोन बांटने वाली इन NBFCs पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तगड़ा एक्शन लिया है। RBI ने चुनिंदा NBFC से उनके लोन बुक के बारे में पूरा ब्यौरा मांगा है। इन वित्तीय कंपनियों द्वारा बांटे जा रहे कर्ज को लेकर RBI ये जानना चाहता है कि इन कंपनियों द्वारा दिया जा रहा कर्ज सही तरीके से दिया जा रहा है या नहीं, और कहीं इसके चलते क्रेडिट बबल या कर्ज का बुलबुला तो नहीं तैयार हो रहा। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। क्या है पूरा मामला, इसे विस्तार से आगे समझेंगे, लेकिन पहले गैर वित्तीय कंपनियां क्या होती हैं और क्रेडिट बबल क्या होता है ये समझ लेते हैं। दरअसल हमारे देश में कई ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो बैंक न होते हुए भी बैंक की तरह काम करते हैं। ये अपने यहाँ पैसा जमा करने के अलावा उधार भी बांटते हैं। इन संस्थाओं से बैंकों की तरह कर्ज ले सकते हैं, लेकिन ब्याज की दरें ज्यादा रहती है, लेकिन कर्ज काफी आसानी से मिल जाता है। यह हर उस जरूरतमंद को कर्ज देती है जिन्हें कमर्शियल बैंक कर्ज देने से कतराते हैं। खासतौर से छोटे मोटे कारोबारी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन्हीं NBFC पर काफी हद तक निर्भर रहते हैं। बैंकों की तरह काम करने वाले इन गैर बैंकिंग कंपनियों को दुनिया भर में शैडो बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। ये बैंक की तरह काम करते हैं, लेकिन उन्हें बैंक की तरह सस्ती दर पर फंड नहीं मिलता, इसलिए ये बैंकों से उधार लेकर कमर्शियल पेपर के जरिए अपना फंड जुटाते हैं। वहीं क्रेडिट बबल की बात करें तो जब कंज्यूमर लोन, बिजनेस लोन या दूसरे तरह के कर्ज अचानक से काफी बढ़ जाते हैं तो इसे कर्ज का बुलबुला कहा जाता है। अब वापस खबर पर लौटते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक RBI ने इन वित्तीय कंपनियों से उनके बकाया लोन पोर्टफोलियो का पूरा ब्यौरा विस्तार से मांगा है। इसमें लोन की कैटेगरी और उन पर लगने वाले ब्याज दरों की जानकारी भी शामिल है। RBI ने जिन सालाना ब्याज दरों की समीक्षा का निर्देश दिया है उसमें 10% से कम, 10 से 20% के बीच, 20 से 30%, 30 से 40%, 40 से 50% और 50% से ज़्यादा की ब्याज दरें शामिल है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस बाबत NBFC को लिखे गए RBI के पत्र की प्रति दिखाई है। RBI ये भी जानना चाहता है कि अगर वसूली जा रही ब्याज दरें काफी ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उचित प्रक्रिया का उल्लंघन हो रहा है। RBI ने इससे पहले क्रेडिट बबल को रोकने के लिए हाल ही में कई उपायों का ऐलान किया था। पिछले साल नवंबर में RBI ने नियमन के दायरे में आने वाली वित्तीय कंपनियों को ग्राहकों को दिए जाने वाले कर्ज और विभिन्न वर्गों के लिए तय सीमा के तहत कुछ नियमों का पालन करने के लिए कहा था। इसके लिए RBI ने 29 फरवरी 2024 की समय सीमा तय की थी। जून 2024 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में ग्राहकों के लोन स्टेटमेंट को लेकर चिंता जताई गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 50,000 रुपए से कम कर्ज लेने वाले लोग काफी बड़ी तादाद में कर्ज चुकाने में नाकाम रहे हैं। इनमें से ज्यादातर कर्ज NBFC फिनटेक कंपनियों द्वारा दिए जाते हैं और इन कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले कर्ज की हिस्सेदारी भी सबसे ज्यादा है, लेकिन इन कंपनियों के कर्ज न चुकाने की दर भी ज्यादा है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पर्सनल लोन न चुकाने की दर सबसे ज्यादा है और ये करीब 8.2% है। भुगतान चूक को मापने का तरीका यह है कि कर्ज लेने वाले लोगों में से कितने लोग कर्ज लेने के 12 महीने के भीतर 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान नहीं कर पाए हैं। इस तरह से इंडस्ट्री के लिए यह सामान्य पैमाना है जिसके आधार पर लोन को बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया का आकलन किया जाता है। रिपोर्ट में बताया गया कि कंज्यूमर क्रेडिट स्टेटमेंट के आधे से ज्यादा कर्ज लेने वाले लोगों के पास लोन मिलने के वक्त से पहले ही 3 एक्टिव लोन होते हैं। वहीं 1/3 से ज्यादा बोरोअर्स ने पिछले 6 महीने में 3 से ज्यादा लोन लिए हैं। हाल ही में ICRA रेटिंग्स ने कहा कि बैंकों द्वारा NBFC को दिया जा रहा कर्ज अब कम हो रहा है। पहले इसे उम्मीद की गई थी कि वित्त वर्ष 2025 में बैंकों द्वारा NBFC को दिए जाने वाले कर्ज में करीब 12% की बढ़ोतरी होगी। इससे वित्त वर्ष 2025 में बैंकों की तरफ NBFC को करीब 19 से 20 लाख करोड़ रुपए कर्ज मिलेगा, जबकि पिछले वित्त वर्ष में बैंकों द्वारा NBFC को करीब 22 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मिला था।
पिछले कुछ महीने से ही बैंकों की फंडिंग के लिए आरबीआई के सख्त नियमों का असर दिखना शुरू हो गया है। वित्त वर्ष 2025 के पहली तिमाही में ही एनबीएफसी के लिए बैंकों का कर्ज 7500 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 2024 के तिमाही के दौरान ये 9200 करोड़ रुपए था। आरबीआई ने नवंबर 2023 में पर्सनल लोन का रिस्क वेटेज 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया था। इस तरह क्रेडिट कार्ड लोन के लिए इसे 125% से बढ़ाकर 150% कर दिया गया है। इसी को लेकर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने कहा कि क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन पर अंकुश लगाना जरूरी है। रिस्क वेटेज बढ़ाकर हम रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं। आरबीआई चाहता है कि कर्ज देने के मामले में बैलेंस रखा जाए। उनका कहना है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां यानी एनबीएफसी पर्सनल लोन के मामले में बहुत आगे निकलती जा रही है। ये लोन आगे चलकर अर्थव्यवस्था के लिए संकट का कारण बन सकता है। वहीं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि हम घर में आग लगने का इंतजार नहीं कर सकते, हमें आग को लगने से रोकना होगा। अब सवाल ये है कि एनबीएफसी पर आरबीआई की हालिया सख्ती का असर क्या होगा। जैसा कि हमें पता है, एनबीएफसी छोटे स्तर के कारोबारों और रिटेल सेक्टर को कर्ज देते हैं, इसलिए आरबीआई की सख्ती से जरूरतमंद लोगों और छोटे कारोबारियों को आसानी से कर्ज मिलना पहले के मुकाबले कुछ मुश्किल हो सकता है। हालांकि इसका असर अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ेगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। सेक्टर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लोन लर्निंग की रिपोर्ट के मुताबिक एनबीएफसी द्वारा कुल आवंटित ऋण का हिस्सा 2013 में सकल घरेलू उत्पाद का 8.6% हुआ करता था, जो 2022 में बढ़कर 12.3% पर पहुंच गया। आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए थे। आरबीआई ने जिन एनबीएफसी पर यह कार्रवाई की उनमें राजस्थान स्थित भरतपुर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड केएस फिनलीज लिमिटेड, तमिलनाडु में रजिस्टर्ड बिलकॉन फाइनेंस लिमिटेड और तमिलनाडु के बाहर रजिस्टर्ड ऑपरेटिंग लीज एंड हायर परचेज कंपनी लिमिटेड शामिल थी। इसके अलावा 13 एनबीएफसी ने सेंट्रल बैंक द्वारा दिए गए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सरेंडर कर दिया था। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था मेरे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।